नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, जिसका शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और जितने प्रश्न इल्तुतमिश से बन सकते हैं उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा ताकि आपका किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। तो इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क जनजाति का था। ठीक है, इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था और इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता था। गुलाम का गुलाम भी इसे कहा जाता था। क्यों पता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में आपके गुलाम वंश का संस्थापक स्वयं गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और उसका गुलाम था ये इल्तुतमिश, तो इसलिए इसे गुलाम का गुलाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ही ये जब शुरू में ही गुलाम बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लिखेंगे आपकी ऐबक ने इसे सर ए जहांदार, सर ए जहांदार का पद उसी समय दे दिया था। सर ए जहांदार का अर्थ होता है अंगरक्षकों का प्रधान, मतलब ये शुरू से ही अंगरक्षकों का प्रधान था। ठीक है, जो अंगरक्षक थे उनका ये प्रधान था, उनका चेयरपर्सन था। उसके बाद हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी की थी, मतलब इसने ऐबक की बेटी से शादी की। ठीक, ऐबक की बेटी से शादी की, मतलब ये उसका गुलाम था और ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इससे की, तो ये बन गया उसका दामाद। जब यह सुल्तान बना तो अपने सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व आप लिखोगे कि यह बदायूं का सूबेदार था। इससे सीधे प्रश्न आते हैं कि सुल्तान बनने से पूर्व क्या था? सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। बाद में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को आदेश दिया कि इसको दासता से मुक्त कर दो, तो गोरी के आदेश से यह ऐबक की दासता से मुक्त हो गया। ठीक है, मुक्त हो गया गोरी के आदेश से ऐबक की दासता से। फिर यह सुल्तान बनता है और इसने अपने सुल्तान बनने की जो स्वीकृति थी, सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गोर के शासक से नहीं प्राप्त की थी, बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसने सुल्तान पद की स्वीकृति किससे प्राप्त की? खलीफा से। ठीक है, अरब के खलीफा ने इसको सुल्तान बनाया और उनके सुल्तान के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दी। ठीक है, इससे भी प्रश्न आता है, सुल्तान ए आजम की उपाधि इसे किसने दी? तो आप बोलोगे खलीफा ने। ठीक है, खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की और 1229 ईस्वी में 1229, ठीक है, 1229 ईस्वी में इसे खिलअत प्रमाण पत्र प्रदान किया। खिलअत प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रदान किया गया। किसको? अपने इल्तुतमिश को, इसको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये सुल्तान बनता है तो इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है, सुल्तान का पद इसके समय में क्या हो जाता है? सुल्तान का पद वंशानुगत हो जाता है, मतलब मैं सुल्तान तो मेरा बेटा भी सुल्तान। ठीक है, तो इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और क्या करता है कि सल्तनत कालीन भारत पर सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला सुल्तान। ठीक है, सल्तनत काल में, लिख लो ये बात, सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले क्या? शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान बनता है। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान आपका इल्तुतमिश हो जाता है और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखा रहता था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखाने की प्रथा। ठीक, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना इसी के समय में शुरू हुआ और इसने 2 सिक्के प्रारंभ किए। क्या? एक टंका और दूसरा जीतल। ठीक है, टंका जो होता था वो चांदी का होता था, जीतल जो होता था
वो तांबे का होता था। इससे प्रश्न आते हैं। चांदी के सिक्के का वजन कितना था? 175 ग्रेन हुआ करता था, जो चांदी का टंका था। ठीक है, तो इन दोनों की शुरुआत की इसने, और उसके बाद अपने नाम के भी सिक्के चलवाए। क्या किए? अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने नाम के सिक्के भी यह चलवाता है। चलते हैं अगले पेज पर। जो और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए ये हुए कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसके समय में क्या होता है कि इसी के समय में, ठीक है, इसी के समय में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अर्थात सिंध क्षेत्र में, ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा अर्थात सिंध क्षेत्र में मंगोल देखे गए। ठीक है, चंगेज खान आया। ठीक, चंगेज खान आया। चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुचिन था। इससे प्रश्न आता है, याद रखना, तेमुचिन। ठीक है, तो चंगेज खान इसी के समय में आता है, सिंध पर आता है। और क्यों आता है? आता वह इसलिए है कि ख्वारिज्म शाह के बेटे, ख्वारिज्म शाह के बेटे, ये लिख लेना, इससे प्रश्न बनेगा, ख्वारिज्म शाह के बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आता है। ठीक है, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आता है, और वो आकर के सिंध में शरण लिया रहता है जलालुद्दीन मंगबरनी। तो ये चंगेज खान सूचना भिजवाता है इल्तुतमिश के पास कि देखो उसकी कोई सहायता मत करना, अन्यथा मंगोल सेना से आपको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई उसकी सहायता करता भी नहीं है। और उसके बाद 1224 ईस्वी में, 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत से चला गया, तो मंगोलों का खतरा भी भारत के ऊपर से टल जाता है। ठीक है, इसने और क्या किया था जब ये पद पर बैठा? मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक वाला अगर आपने वीडियो देखा, उसमें मैंने क्या बताया कि ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, यल्दौज और कुबाचा, दो लोगों से कुतुबुद्दीन को टेंशन थी, है ना। इन दोनों का दमन करता है इल्तुतमिश, इन दोनों का दमन कर देता है इल्तुतमिश, इन दोनों को निपटा देता है। ठीक है, और दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान होने की आपको ये पदवी प्राप्त करता है। दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान और दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। क्या करता है? दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र राज्य, ठीक है, प्रथम स्वतंत्र राज्य, और दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान बनता है। क्यों पता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान तो था, लेकिन लाहौर का, वो लाहौर से शासन करता था, उसने दिल्ली को राजधानी भी नहीं बनाया और ना तो दिल्ली आया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली से शासन किया। ठीक है, और दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान बनता है। ठीक, इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी की। किसकी? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत। इक्ता प्रणाली से प्रश्न आते हैं, ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था क्या थी कि सरदारों को या सूबेदारों को, लोगों को, मतलब अमीरों को इक्ता प्रदान किया जाता था, एक भूक्षेत्र प्रदान किया जाता था, जिससे जो राजस्व की आय होती थी, इक्ता से जो राजस्व आएगा उससे वो इक्तेदार, जिनको इक्ता प्राप्त होगा उनको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। या क्या कहते थे? मुक्ति। तो इक्तादार या मुक्ति उससे क्या रखते थे? सेना रखते थे और प्रशासन चलाते थे उसी आय से, और उस सेना को तैयार रखते थे किसके लिए? सुल्तान के लिए। ठीक है, सुल्तान के लिए उनको सैनिक रखने पड़ते थे उससे। और एक प्रश्न आता है कि इक्ता से एकत्रित भू राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था? बोलना नहीं जाता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व सुल्तान नहीं लेता था। ठीक है, सुल्तान नहीं लेता। ठीक, ये इक्तेदारों के पास रहता था और उसका जिम्मेदारी रहता था कि आप लोग इसको मैनेज करोगे। ठीक है, ये इनकी जिम्मेदारी रहती थी। तो इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की और तुर्क ए चहलगानी का गठन किया ताकि अमीरों और सरदारों को मिलाए रखा जा सके। क्या किया? तुर्क ए चहलगानी का गठन। ठीक, तुर्क ए चहलगानी का गठन करता है। ठीक है, इस और बिहार में अब मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है। ये ध्यान रखना, इससे सीधे प्रश्न आएंगे। क्या करता है? बिहार में मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है। वहां के सूबेदार को हटा करके, अपदस्थ करके, हरा के
बिहार में मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक, प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है। देखिए इसके पुत्र भी थे, लेकिन इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान के हाथों में गद्दी दी, क्योंकि इसके पुत्र अयोग्य थे। इसने कहा कि मैं रजिया को गद्दी दूंगा। अमीरों को इसने मिलाया अपनी तरफ, हालांकि वो राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, उसको रानी बनाया और कहा कि अब से ये शासन करेगी। ठीक, बेटों को अपने शासन में नहीं देता है, तो होगा कि कौन सा सुल्तान पहली महिला सुल्तान को गद्दी समर्पित करता है? तो इल्तुतमिश ने अपनी बिटिया को बनाया था। ठीक है, अमीरों को सेट करके किसी तरह से, जो उस समय अमीर वर्ग वो था जो महत्वपूर्ण पदों पर रहते थे, तो उनको सेट करके अपनी पुत्री को गद्दी पर बैठाता है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको प्राप्त होती हैं इल्तुतमिश के बारे में। और भी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मजा आया हो तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ठोकिएगा। मिलेंगे आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए जीएस मंत्रा, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।